हेलो एवरीवन, एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसके 6 सेट को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसे वही देखना है। पहला कह रहा है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। सही है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, तो ये भी सही है। अगला है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, ये भी सही है। अगला है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी, कोई आयु सीमा नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बात और ध्यान रखिए, संघ की सदस्यता लेने वाले को पहले श्रमण कहा जाता था। ध्यान रखिए, पहले श्रमण कहा जाता था और 10 वर्षों के बाद उसकी योग्यता स्वीकार की जाती थी, तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो स्थापना किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। और बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलन, इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? तो कौन है, मैं लिख दे रहा हूं, इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल इसके रचनाकार हैं। और इसमें 3 प्रमुख किरदार हैं, कौन कौन से? कोवलन, कन्नगी और नर्तकी माधवी। ध्यान रखिए, तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम को एक राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अप्रहत कहा जाता था जंगली भूमि की। बात करें अगर हम खिल, यानी सिल दिया है, खिल होता है, ठीक है। खिल को क्या कहा जाता था? जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल कहा जाता था। क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। और वास्तु, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहले हम एकता प्रथा के बारे में समझते थे, ये क्या होता है? धन के बदले वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना एकता प्रथा कहलाता था। और सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने एकता बांटी थी। किसने बांटी थी? मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले बांटा था। लेकिन ध्यान रखिए, एकता को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है, ठीक है। और इसे समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। और दोबारा किसने लागू किया था? तो ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा लागू किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने एकता भूमि को वंशानुगत कर दिया था। आप इसको भी ध्यान रखिए, डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीबी निम्न में से किस राज्य होगा या साम्राज्य होगा की शासिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दौलताबाद की, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकबर ने अपना पहला दक्षिण अभियान 1593 में किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। किसके बीच? शिवाजी के पौत्र साहू और ताराबाई के सेना के बीच हुआ था खेड़ा का युद्ध 1707 में। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहां स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुसलीपट्टनम में। कब किया था? 1605 में। एक बात और ध्यान रखिए, डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेशी मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फकीर अजीजुद्दीन दीनानाथ। दीनानाथ क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। और विदेश मंत्री कौन थे? फकीर अजुद्दीन। अगला प्रश्न है, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद था। कब स्वीकार किया था? 1798 में स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था ये। और हम बात करते हैं वेलेस्ली सहायक संधि की, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वेलेस्ली ने इसको सुव्यवस्थित किया था। और उसके बाद हैदराबाद के बाद कौन किया था? तो कौन स्वीकार किया था? तो 1799 मैसूर में ने, उसके बाद तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में और पेशवा ने 1802 में इसे स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सी विजय राघवाचारी इसकी अध्यक्षता की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में यह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है देव समाज, वेलूर मठ, शारदा सदन और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना कब हुई थी? 1889 में हुई थी, 1887 में नहीं हुई थी। तो 1889 में हुई थी। किसके द्वारा? पंडित रामाबाई ने इसकी स्थापना की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। पहला कह रहा है, एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया है। पहला है कारकोट वंश, दुर्लभ वर्धन सही है। उत्पल वंश, अवंती वर्मन, ये भी सही है। लोहार वंश, संग्राम राज सही है। और गढ़वाल वंश, ये वासुदेव नहीं थे, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो चंद्रदेव ने की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस पेन ने यह लिखा था। अगला प्रश्न है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेजनी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैक इक्वलिटी कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या चंद्रमा पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, असत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा, स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बे नदी पर स्थित है, सही है। आसवानबाद नील नदी पर सही है। और करीबाबाद नील नदी पर नहीं है, ठीक है। नील नदी पर आसवानबाद है। करीबाबाद कहाँ पे है? तो ये जाम्बेजी नदी पे है, ठीक है। जाम्बेजी नदी पर यह स्थित है। एक है, ये तो हो गया विक्टोरिया जलप्रपात। एक है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। विक्टोरिया झील अलग है, विक्टोरिया जलप्रपात अलग है, ठीक है। ये सारे अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, उत्तर आशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कई सारे प्रैक्टिस सेट में आ चुका है ये। बार्थोलोम्यू डियाज ने कब किया था? 1487 में किया था इसकी खोज, और ये पुर्तगाल का था। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रे का प्रयोग किया जाता है। यानी जम्मू से श्रीनगर को कौन जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में। बात करें अगर हम बुर्जिल्ला दर्रा की, तो ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तुजू दर्रा, तो ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है, ये मणिपुर में है। और शिवकिल्ला दर्रा, ये भारत को चीन से जोड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर कौन सी स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यावा सोवा जो है ये पूर्वी तट पर नहीं स्थित है। ये इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये पश्चिमी तट पर है, ठीक है, पश्चिमी तट पर है, मुंबई में ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगर हम एन्नोर बंदरगाह की, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। और पारादीप कहाँ है? यह उड़ीसा राज्य में है। आप इसको भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, राज्य भी पूछ लिया जाता है। अगला है, कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोलामू झील। कहीं कहीं आपको उसके चोलहामू झील भी मिलेगा। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और कितनी ऊंचाई पर है? तो 5330 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अगर हम बात करें डिडवाना झील की, तो ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। पिछौल झील कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान में है। और लोनार झील कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, पहला कह रहा है इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी पाई जाती है, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका गलत, यही, इसमें आयरन और सिलिका की कमी नहीं पाई जाती, इसमें आयरन और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। और यह रबड़ काफी के लिए काफी उपजाऊ होती है, ठीक है, ये मिट्टी रबड़ और काफी के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, ज्ञान बिंदु के अलावा हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट को भी शुरू किया है बिहार पुलिस से संबंधित, तो आप उसको भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करा रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? पहले बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो यह कब शुरू हुई थी? तो 1956 से लेकर 1961 तक यह चली थी। ठीक है, 1956 से 61 तक। और इसमें किसकी स्थापना नहीं हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना इसमें नहीं हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। और यह कहां पे है? झारखंड में। अगर हम बात करें भिलाई इस्पात, इन तीनों का जो है, इन तीनों की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और भिलाई किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग यानी सोवियत संघ के सहयोग से। और राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। आप इसको भी ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सी परियोजना कर्नाटक में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, पूर्णा परियोजना। तो पूर्णा परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, वासी जनजात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो वासी जनजात ये लक्षद्वीप में पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैंपेन कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? पहला कह रहा है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन आर्टिकल 70 में है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, ये सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना ये 123 में, ये भी सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 में, ये गलत हो जाएगा, 141 में नहीं है तो 143 में इसका उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, ब्रह्म समाज की संबंध संस्थाएं दिया है और संस्थापक दिया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप सभी को पता है किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1828 में किया था। तो मिला लीजिए, पहले का 1 हो जाएगा। पहले का 1 तो ए और बी में है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे और ए और बी में आप देखना है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और भारतीय ब्रह्म समाज की केशवचंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज की तो आनंद मोहन बोस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो मुस्लिम लीग ने इसमें 73 सीटें जीती थी। अगर हम बात करें कितने पे चुनाव हुआ था, तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। और जिसमें 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों ने जीती थी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, अनुसूचियां दिया है और संविधान संशोधन दिया। पहले बताइए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, बाकी 4 जो है बाद में जोड़ी गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची दिया है, 92 संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई, सही है। 10वीं अनुसूची 9वीं कब जोड़ी गई थी? तो 9वीं जोड़ी गई थी प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। और 10वीं कब जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। और 11वीं कब जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में। और 12वीं 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा। बात करें हम 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधारों से। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत का उल्लेख है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति पूछा है, ठीक है। उपराष्ट्रपति में कौन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा की सभी सदस्य, सही है। राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, सही है। ध्यान रखिए, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी जो निर्वाचित होते हैं वो भी, और जो मनोनीत होते हैं वो भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 2। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इसमें नहीं शामिल होते हैं, विधानसभा के सदस्य इसमें नहीं शामिल होते हैं। यही राष्ट्रपति की बात करें, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो उसमें दोनों सदन के, ध्यान रखिए, आप इसको ध्यान रखिए, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और कौन भाग लेता है इसमें विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस इसमें दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं इसमें राष्ट्रपति की में। आप इसको ध्यान रखिएगा ये। और हम बात करें अगर
आर्टिकल 63 में क्या है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है आर्टिकल 63 में, और आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और निर्वाचन इसमें किसमें लिखा है, तो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख मिलता है। आप इतना पॉइंट्स इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो किसका प्रतिनिधित्व नहीं है, अंडमान निकोबार का प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा में। और अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो बिहार में कितनी है राज्यसभा की सीटें, 16 हैं, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है 31 हैं, और वेस्ट बंगाल में 16 हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा की सभी स्टेट की सीटों को आप जरूर ध्यान रखिए, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है। पहले आप ध्यान रखिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। चाहे न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो इसके यानी हाईकोर्ट के, तो कौन नियुक्ति करता है उसका, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सेट में इसका आंसर ए दिया है, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी लेना, या हाईकोर्ट का जिससे सहमति लेगा, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं, सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महान्यायवादी सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख मिलता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमणी वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, ध्यान रखिए असत्य पूछा है। पहला करा नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई, ये सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, तो ये गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और इसके कौन थे नीति आयोग के, तो अरविंद पनगड़िया थे, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसी के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, और इसी के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता था। पंचायती राज यानी बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में गठन हुआ था। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल दिया था पंचायत के लिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे कहा जाता है, यानी प्राकृतिक कृषि की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसानोबु फुकुओका को। ये जापान के किसान एवं दार्शनिक थे, इन्हें प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहा जाता है। प्राकृतिक कृषि क्या होता है, यानी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना करके जो खेती की जाती है उसे प्राकृतिक कृषि कहा जाता है। ठीक है, और भारत की बात करें, भारत में सुभाष पालेकर, आप इसका ध्यान रखें, सुभाष पालेकर का नाम रखिए, ध्यान रखिए, भारत में इन्हें प्राकृतिक कृषि का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंध है, तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। ये 2000 में हुआ था, और इसको स्वीकार कब किया गया था, 2003 में से स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी जैव विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी आवश्यक है, निर्धनता को घटाना भी ये आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, मिलान करना है, इकाई दिया है वाट की, आप एक मिला लीजिए तो मिल जाएगा। वाट का क्या होता है, शक्ति होता है। नॉट का क्या होता है, नॉट का समुद्र जहाज की गति नॉट से नापी है। नॉटिकल मील क्या होती है, नौ संचालन। और कैलोरी किससे नाप जाती है, तो उष्मा से नापी जाती है। आप देख लिए डी का ए दिया है, एक ही में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह आप मिला लीजिए करिए, पहले जो नहीं मिल रहा पहले उसको काटिए आप। अगला है, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीला रंग प्राप्त होता है हरे और लाल रंग को मिलाकर। अगला है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी प्रतिबिंब। आभासी काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता है अवतल लेंस, आप इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूलाम का नियम होता है। क्या होता है फार्मूला? F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। के नेतांक होता है और Q1 Q2 ये आवेश होते हैं, ठीक है। और जो ये के है इसे परावैद्युतांक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात से बनाया जाता है स्थायी चुंबक। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग निम्न में से किससे सेवन से होता है? तो पारा के सेवन से होता है, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जो आप सर्च करते हैं इसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिन बर्नर्स-ली ने इसकी आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम दिया है 92 U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो परमाणु भार दिया कितना? 238 दिया है और 92 दिया है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो कितना हो जाएगा? 298 में से आप 92 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 146 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। परमाणु भार बराबर तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा, यही आएगा आंसर इसका। अगला है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? तो समभारिक का निर्माण किसके होता है? तो बीटा किरण से होता है। समभारिक क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। एक होता है समस्थानिक, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिथेन अणु में है, तो मिथेन अणु में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल संयोजी बंध होता है। मिथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है इसका फार्मूला, और ये बॉन्ड कैसे होता है इसका? H और H, ठीक है, एकल बॉन्ड होता है इसमें। अगला प्रश्न है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजले, कहीं कहीं आपको मोस्ले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनरोगेम्स में रखा गया है, ठीक है। वनस्पति जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक है अपुष्पी, एक है पुष्पी। पुष्पी को फैंड्रोगेम्स कहा जाता है और अपुष्पी को क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें कहाँ विकसित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलांकुर से विकसित होती हैं, ऑप्शन बी। अगला है, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने दिया था? विटेकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण। वो कौन कौन से थे? आप रिवीजन करिएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मार्कोटा और प्लांटी और इनेमेलिया दिया था इन्होंने 5 जगत। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही थी तो लाइक शेयर और जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेप से संबंधित है। ये पार्श्व विभाजित तक उत्तरदायी होता है, तो किसके लिए उत्तरदायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटाई के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निडेरिया का उदाहरण है जेलीफिश, और इसे निडेरिया को गिजिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर में होमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में होमोग्लोबिन क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो होमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप सभी विटामिन के रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या इससे रोग होता है इसकी कमी से, उसको भी ध्यान रखिए। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टेकोफेराल होता है विटामिन ई के रासायनिक नाम। अगर हम बात करते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल किस विटामिन का नाम होता है? विटामिन ए का होता है रासायनिक नाम, ठीक है। और रिबोफ्लेविन ये विटामिन B2 और पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन को जोड़ता है। और हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है? तो लिगामेंट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनीता होगा, पुनीता अरोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अलावा निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है? ये कई सारे प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैन रहीम रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है ये। अगला है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए, पहले बगदाद जो है 1982 से लेकर 1991 तक इसका जो है हेडक्वार्टर था, यानी मुख्यालय था। अब बेरूत है, लेकिन बेरूत ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरूत 1997 से है, बेरूत लेबनान में है। और अगला प्रश्न है, उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके किसके लिए? तो सारंगी के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक जीके का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो द अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद की यह पुस्तक है। और हम बात करें स्वामी विवेकानंद कुछ और पुस्तकों की, तो राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में यह स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, वियंतियान किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप वियंतियान से वियतनाम मत लगा दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लाओस की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है वियतनाम की राजधानी। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है लेबनान की राजधानी। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे यहाँ की राजधानी, ताइपे सिटी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल लेम्सेडन अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और इन्हें कब मिला था? 1961 में मिला था। ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? आप सभी को पता है, यहाँ न्यूयॉर्क दिया है लेकिन देश पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए में। राइट्स किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। अगला है, किस राज्य के द्वारा जेलों के नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो उरुग्वे ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिए ये पहला इसका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान हनुमान की यह मूर्ति थी, चोलकालीन थी। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अगर बात करें अचीवर श्रेणी में कितने राज्य शामिल थे, तो असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब शामिल थे किसमें? अचीवर श्रेणी में। अगला प्रश्न है, अब मैथ के प्रश्न है, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं, और इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। 81 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 4:5। अगला है 82 का हो जाएगा, 82 का इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। 83 का राइट आंसर, 83 का इसका भी बी हो जाएगा। और 84 का भी बी हो जाएगा। और 85 की बात करें तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 86 की बात करें तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और 88 का भी हो जाएगा ऑप्शन सी। और 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए। और 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 90 का। अब हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। ऊधो का ना लेना ना माधो का देना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपने काम से काम रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अला समाज के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है?
तो आप सभी को पता है समास विग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालवाचक या क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, अब मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं। पहला है स्थानवाचक, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक। और चौथा है रीतिवाचक विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक विशेषण। 4 विशेषण है। अब इसको मैं पहचानने का आपको फार्मूला बता दे रहा हूं। जैसे स्थानवाचक विशेषण, यहाँ पे आप कहाँ लगा कर देखिएगा, ठीक है, कहाँ लगा कर देखिएगा तो आपको स्थानवाचक विशेषण का पता लग जाएगा। जैसे भीतर जाकर बैठिए, तो भीतर इसमें स्थानवाचक हो जाएगा। यहां से चलिए, यहाँ पे हो जाएगा। किधर जा रहे हो, तो ये किधर, कहाँ जा रहे हो, तो किधर जा रहे हो, तो इसका हो जाएगा किधर। तो इसमें कौन कौन सा आता है? भीतर, बाहर, यहाँ, वहां, इस ओर, दाएं बाएं, ये सब किसमें आते हैं? स्थान, जहां स्थान का बोध होता है। अब कालवाचक की बात करते हैं तो इसमें आप कब लगा के देखिएगा, ठीक है, कब लगा के देखिएगा तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। जैसे कब यानी प्रतिदिन, तो इसमें कौन कौन सा आता है? प्रतिदिन आता है, कभी आता है, कब आता है, कभी कभी आता है, रात भर आता है। आप कब लगा के चेक करिएगा तो उसमें आपको कालवाचक मिलेगा क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? इसमें आपको कितना लगा के देखना है, क्या लगा के देखना है, कितना लगा के देखना है। और परिमाण में कौन कौन से होते हैं? जैसे बहुत, अधिक, प्रायः, खूब, सर्वथा, ये किसमें होता है? परिमाणवाचक में। और रीतवाचक की बात करें तो इसमें आप कैसे लगा के देखिएगा, ठीक है, कैसे। जैसे कैसे, क्योंकि, शायद, संभव, कदाचित। जैसे मत पढ़ो, तो इसमें मत पढ़ो, कैसे मत पढ़ो, मत पढ़ो, तो इसमें कैसे लगा के देखेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपको, ध्यान रखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में कौन सी है? विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह, विसर्ग लग जाएगा यहाँ, निह प्लस धन जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो विसर्ग संधि इसमें। अब हम इंग्लिश के प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है फियर ऑफ हाइट्स को, फियर ऑफ हाइट्स को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे कहा जाता है ऑप्शन बी एक्रोफोबिया कहा जाता है। फियर ऑफ हाइट्स को, यानी जो हाइट से डरते हैं उन्हें एक्रोफोबिया कहा जाता है। और वैक्सीनोफोबिया किसे कहा जाता है? सुई से डर, यानी टीकाकरण से डरना क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर। और बैथोफोबिया क्या कहता है इसे? तो गहराई से डर को इसे बैथोफोबिया कहा जाता है। अगला है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत वर्ड कौन सा है? तो जस्टिस। जस्टिस ऐसा नहीं लिखा था, तो इसकी स्पेलिंग होती है JUSTICE, इसकी स्पेलिंग होती है सही, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भरना है 98 में, तो इसमें हो जाएगा आपको नॉट भरा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 99 का हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट का पूछा है अपोजिट। अब्स्ट्रैक्ट में मतलब होता है अमूर्त, ठीक है, अमूर्त होता है। और कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलोम पूछा था। अगला है आर यू किडिंग, आर यू किडिंग सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोकिंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।